सभी विद्यार्थियों का हिंदी ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम पूर्व की कक्षाओं में क्रिया शब्द के बारे में पढ़ रहे थे, क्रिया में हमने क्रिया के कर्म के आधार पर भेद को पढ़ा, जिसमें अकर्मक सकर्मक क्रियाओं का वर्णन हमने किया। उसके बाद पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया का वर्णन भी हम कर चुके थे और हमारी जो पिछली कक्षा है वो समाप्त हुई थी समापिका और असमापिका क्रियाओं पर। समापिका क्रिया किसे कहते हैं और असमापिका क्रिया किसे कहते हैं? समापिका क्रिया किसे कहते हैं? यदि हम समापिका क्रिया की बात करें, समापिका क्रिया के वर्णन के बारे में बताएं, तो मैं ये कहूंगा कि वाक्य को समाप्त करने वाली क्रिया, वाक्य को समाप्त करने वाली क्रिया जो है वो समापिका क्रिया कहलाती है। वाक्य कैसे समाप्त होगा, किस तरीके से समापिका क्रिया बनेगी, तो उसका उदाहरण देखिएगा। सीमा चली गई, ये एक उदाहरण है। जब वाक्य खत्म हो गया है वो समापिका क्रिया कहलाएगी। अगली क्रिया आती है, एक उदाहरण और देता हूं मैं कि वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। ध्यान रखना, वाक्य को समाप्त करने वाली क्रिया, वाक्य को समाप्त करने वाली क्रिया समापिका क्रिया कहलाती है। आगे आता है जिसका एक भेद और है, असमापिका क्रिया। असमापिका क्रिया का मतलब, समापिका का मतलब वाक्य को समाप्त करने वाली, ए का मतलब नहीं, अर्थात वाक्य को समाप्त नहीं करने वाली क्रिया, जिसमें वाक्य समाप्त न होकर के वाक्य का विस्तार बताया जाए, वाक्य को आगे बढ़ाया जाए, वो असमापिका क्रिया कहलाती है। अर्थात जिस क्रिया में वाक्य का विस्तार बताया जाए, वाक्य को आगे बढ़ाया जाए, वाक्य का विस्तार बताया जाए, वो क्रिया असमापिका क्रिया कहलाती है। जैसे सीमा दिल्ली गई और राधा आगरा गई। जैसे उदाहरण देखिएगा कि सीमा दिल्ली गई और राधा आगरा गई। ये एक उदाहरण मैंने आपको समापिका और असमापिका क्रिया के बारे में बताया है। अगला मैं आपको जो बताने चाह रहा हूं, अगली जो क्रिया है उस क्रिया में आता है नाम धातु क्रिया। मिटा देता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं, पूर्व मैंने आपको बताया नाम का मतलब क्या हो सकता है? नाम का मतलब है संज्ञा। नाम मतलब संज्ञा, जो सम्यक ज्ञान करवाए, वास्तविक ज्ञान करवाने वाले शब्द जो है वो संज्ञा कहलाते हैं। तो नाम का मतलब होता है संज्ञा। नाम धातु क्रिया जो होती है, जब नाम धातु क्रिया कि जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय लग करके, जैसे आना या इयाना, कौन से प्रत्यय मैं आपको बता देता हूं कि संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय सदैव अंत में लगेंगे। अंत में प्रत्यय कौन कौन से? आना
प्रत्यय, दूसरा इयाना प्रत्यय। ये दो प्रत्यय लगा करके जिस संज्ञा का रूप बनता है वो संज्ञा क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया। नाम का मतलब हो गया संज्ञा, धातु का मतलब होता है संस्कृत के रूप। उसमें जब प्रत्यय लगता है तो क्रिया बनती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में आना और इयाना प्रत्यय लगा करके नाम धातु क्रिया का निर्माण किया जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिएगा, राम ने, जैसे एक उदाहरण देखिएगा, अब्दुल ने हमीद की जमीन हथिया ली, लूट ली। जैसे अब्दुल ने हमीद की जमीन हथिया ली, ऐसे काम नहीं कर सकता है। अब्दुल ने हमीद की जमीन हथिया ली। एक उदाहरण ये देखिएगा, तो यहाँ हथिया ली, यहाँ जो शब्द आया ये इसमें पूर्वकालीन, ये सॉरी नाम धातु क्रिया होती है। इसके बाद देखिएगा क्रिया में संयुक्त क्रिया, अगली क्रिया आती है संयुक्त क्रिया और सहायक क्रिया, जिसको हम बोलते हैं ना, अंग्रेजी में बोलते हैं मेन वर्ब। अब आया दमदार, जिसको मुख्य क्रिया बोलते हैं। एक तो मैं बताता हूं आपको, पहले तो बोलते हैं संयुक्त क्रिया, क्योंकि शब्द में लिखा हुआ है संयुक्त होगा। संयुक्त का मतलब किसी भी दो चीजों से मिलकर के बना होगा, संयुक्त क्रिया कहलाएगा। दो चीजों का अभिप्राय क्या, कि जैसे मान लीजिए कि दो क्रियाएं मिलकर के जब एक सार्थक क्रिया या एक अर्थ निकलने वाली क्रिया का निर्माण करते हैं तो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। और कैसे आप संयुक्त क्रिया को पहचान सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि संयुक्त क्रिया में जोड़ दे करके बताया जाता है, आवाज जो है वो निकाल करके इसमें एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, उदाहरण के रूप में जैसे उदाहरण देखिएगा, मैंने किताब, पुस्तक पढ़ ली, ये एक क्रिया है। लेना और पढ़ना दो क्रियाएं मिलकर के एक सार्थक क्रिया का निर्माण कर रहे हैं। कि जब दो क्रियाएं मिलकर के एक सार्थक क्रिया का निर्माण करें तो वो क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। एक इसका उदाहरण दूसरा देखिएगा कि मोहन पढ़ना लिखना नहीं जान पाया, मोहन पढ़ना लिखना नहीं जान पाया। जहां बोलने में जोर लगा करके बोला जाता है वहां संयुक्त क्रिया होती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्रिया का आगे का रूप देखते हैं। उसमें हम देखते हैं कि मुख्य क्रिया, कि कर्ता के द्वारा किए गए काम को संपादित करने का मुख्य तरीका मुख्य क्रिया कहलाती है। और जब इस मुख्य क्रिया के काल का, समय का बोध कराए वो क्रिया कहलाती है सहायक क्रिया, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हेल्प करने वाली क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। इस तरीके से ये क्रियापद पूरे होते हैं। 10वीं कक्षा में क्रिया एक मुख्य विषय के रूप में, मुख्य बिंदु के रूप में आपको दिया गया है। आपके 10वीं कक्षा में प्रश्न कैसे आएंगे? प्रश्न आएंगे, राम पुस्तक लेकर श्याम के घर गया। अब आपको पूछ लेगा साहब गया कौन सी क्रिया है, कर्म के आधार पर बताइए। अब आप क्या कहोगे, राम पुस्तक लेकर श्याम के घर गया, बोला संयुक्त क्रिया, सॉरी सकर्मक क्रिया। क्यों साहब, कर्म क्या आया,
घर गया, घर गया, सकर्मक क्रिया आ गई। लेकिन आपने ये जो है ये घर मिला, ये आपको उलझा देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना, पहले क्रिया को देखना। मैं आपको एक बात फिर उदाहरण देता हूं कि क्या और किसको लगा करके प्रश्न पूछा जाए और उत्तर मिले। क्या और किसको लगा करके प्रश्न पूछिएगा और उत्तर यदि मिलता है तो सकर्मक क्रिया होगी, अन्यथा अकर्मक क्रिया होगी। राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, उत्तर मिला पुस्तक पढ़ता है, उत्तर मिला नहीं मिला। राम क्या पढ़ता है, उत्तर मिल रहा है क्या का कि राम पुस्तक पढ़ता है। इसका मतलब राम पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक क्रिया। राम किसको पढ़ता है, उत्तर क्या मिला, पुस्तक। इसका मतलब क्या और किसको लगा करके प्रश्न पूछा जाए और उत्तर निकल करके आए तो सकर्मक क्रिया। अब आप देखिए, राम पुस्तक लेकर श्याम के घर गया। राम क्या लेकर के गया, पुस्तक लेकर के गया। इसका मतलब क्या और किसको लगा करके प्रश्न पूछा जा रहा है और उत्तर निकल करके आ रहा है। जब आंसर निकले, उत्तर मिले, इसका मतलब कर्म की प्रधानता है। बिना कर्म की प्रधानता के उत्तर नहीं आएगा, आंसर आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, इट्स नॉट गुड। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म जहां नहीं है वहां फिर उत्तर कैसे मिलेगा, क्योंकि कर्म के आधार पर ही हमने क्रिया के दो भेद बताए हैं, एक अकर्मक, दूसरा सकर्मक क्रिया। जहां कर्म की प्रधानता है वो सकर्मक क्रिया है, जहां कर्म विहीनता है, कर्म है ही नहीं, तो प्रभाव भी किस पे पड़ेगा, कर्म पे नहीं पड़ करके कर्ता पे पड़ेगा। इसका मतलब वो अकर्मक होगी। तो ऐसे उदाहरण कक्षा 10वीं की परीक्षाओं में पूछता है जो उलझाने वाले होते हैं। दूसरा, आप तो है इसमें कारक का प्रभाव भी आपको देखने को मिलता है। कारक का प्रभाव कैसे, चाहे वो बड़े बड़े एग्जाम हो, चाहे आपके 10वीं के एग्जाम हो। 10वीं का एग्जाम जो है भले दृष्टिकोण से छोटा होता होगा, लेकिन 15 लाख विद्यार्थी बैठते हैं, बहुत बड़ा एग्जाम होता है, छोटा नहीं होता। वहां भी ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो अधिकरण कारक से संबंधित होते हैं, आधार से संबंधित होते हैं। और कुछ क्रियाएं वैसी होती है जो सदैव अकर्मक होती है, जैसे रोना, हंसना, उठना, बैठना, भागना। बालक जोर जोर से रोने लगा, कैसे भी रो, सा जोर से रो या धीरे से रो, ये जोर शब्द आ गया, इसका मतलब क्या है, अकर्मक क्रिया, कर्म की प्रधानता। इस तरीके से क्रिया के पद आपके आएंगे। ये 10वीं कक्षा की बात है। अब हम देते 12वीं कक्षा का विषय लेते हैं। इसी में 12वीं कक्षा में क्या आएगा, क्रिया तो आएगी, लेकिन क्रिया पद परिचय आएगा 12वीं कक्षा में, क्रिया का पद परिचय। अब क्रिया का पद परिचय कैसे दोगे साहब, इसके लिए मैं आपको एक बिंदु बताऊंगा। क्रिया पद परिचय के लिए आपने 10वीं कक्षा में वाच्य पढ़े होंगे। वाच्य का मतलब क्या है, क्रिया के विस्तार के आधार पर क्या है, वो भी इसमें आएगा। वाच्य में क्या होगा कि कर्ता यदि प्रधान है तो कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, और दूसरा आता है भाववाच्य। ये 3 प्रकार उसमें देखने को मिलते हैं, 3 प्रकार इसमें होते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, एक चीज हो, 10वीं के विद्यार्थी ध्यान देंगे कि क्रिया कभी कभी मेरे जैसा जो अध्यापक होता है ना, बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से प्रश्न पूछ लेता है। काल के आधार पर क्रिया के भेद, काल के आधार पर क्रिया के भेद। अब ज्यादा पढ़ा हुआ विद्यार्थी का मतलब पूर्ण काल, तात्काल, ये नहीं है, काल 3 है, तो काल के आधार पर क्रिया के भेद भी 3 ही होंगे, वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक। ये 3 ही काल होंगे, 3 ही प्रकार उसमें देखने को मिलेंगे। कल हम 12वीं कक्षा का क्रियापद परिचय का टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको वाच्य के विषय में भी बताऊंगा। ध्यान रखिएगा, क्रिया यदि पढ़ रहे हैं तो उसमें वाच्य का होना भी आवश्यक है, और वाच्य यदि आपको नहीं आता है तो आप क्रियापद परिचय और क्रिया दोनों ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाच्य का जो
टॉपिक है वो 10वीं कक्षा में भी है और 12वीं में भी वाच्य क्रियापद परिचय में करना आवश्यक है। आप सभी विद्यार्थियों से और बताना एक बात और कहना चाहता हूं कि आप सभी विद्यार्थी जो है यदि कोई समस्या हो, कोई दिक्कत आपको आ रही हो तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखें। सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप जो है अधिक से अधिक संख्या में हमारी कक्षाओं को देख सकें। धन्यवाद।